नामदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है या लेक्चर जो है, वो पार्ट टू से शुरू होगा। और ये क्लास 10th का सीरीज चल रही थी। वाटर का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 15 जी, चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका एक पैराग्राफ और एसएलओ वगैरह डिस्कस कर दिए थे। अब पहले तो तालिब इल्मों को मैंने कहा था कि वो रीडिंग करें, लेकिन उनकी रीडिंग में काफ़ी मिस्टेक है। और दूसरा जो है, उनको मीनिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम कर रहे हैं कि मीनिंग नहीं आते जी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा स्टार्ट किया हुआ था, हम उधर से स्टार्ट करते हैं। Currently, waterborne toxic chemicals pose the greatest threat to the supplies of water, especially in urban areas. Use of this water is causing waterborne diseases. So, use of polluted water is a concern of every citizen. Therefore, understanding the sources and effects of water pollution is essential for controlling this alarming threat। कि करंटली का क्या मतलब होता है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है, कहते हैं वाटर बोर्न टॉक्सिक केमिकल। वाटर बोर्न टॉक्सिक केमिकल, कल भी मैंने वाटर बोर्न डिजीजेस का कंसेप्ट दिया था। इसी तरह जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो फैक्ट्री वगैरह से जो वो केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, वो जब पानी के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो वाटरबोर्न टॉक्सिक कहलाएंगे केमिकल जो है। वो कहता है जी पोज लागू करता है, ठीक है ना, द ग्रेटेस्ट थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा, किस पर, टू द सप्लाई ऑफ वाटर स्पेशली इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाके में ज्यादा खतरा है। क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह आपने देखा होगा शहरी इलाकों में ज्यादा है, तो शहरों में वाटरबोर्न टॉक्सिक केमिकल्स का खतरा बहुत ज्यादा है। यूज ऑफ दिस वाटर इज काजिंग वाटरबोर्न डिजीज। अब वो पानी जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होती है, वाटरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज में एक और डिजीज जेन में आ रही है जी, हेपेटाइटिस। आपको पता है कि जी फैसलाबाद सिटी जो है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सिटी है। इसको मानचेस्टर भी कहा जाता है, मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में एवरेज जो है, हर तीसरे पर्सन में से एक पर्सन, हर 3 लोगों का अगर टेस्ट किया जाए तो एक पर्सन को हेपेटाइटिस है। और उसकी वजह ही ये है कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो भी केमिकल्स की वजह से खराब हो चुका है, और जो दूसरा वाटर सप्लाई है वो भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वाटरबोर्न डिजीज है। और ये HIV एड्स जो है वाटरबोर्न, सॉरी HIV एड्स कह दिया, हेपेटाइटिस जो है वाटरबोर्न डिजीज है। और वहां पर इसलिए मेजोरिटी में ये बीमारी पाई जा रही है, ठीक है ना जी। जी उसके बाद चलते हैं। सो यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, गंदला पानी पीने से क्या होगा जी, इज द कंसर्न ऑफ एवरी सिटीजन। गंदला पानी जो है उसका इस्तेमाल जो है हर सिटीजन का मामला है, कि हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को इस मसले से दो चार होना पड़ता है जी। देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग दिस अलार्मिंग थ्रेट। अब ये जो खतरा हम पर लाहक हो चुका है कि पानी गदला मिल रहा है, इसको, इस खतरे को टालने के लिए, हल करने के लिए जरूरत किस चीज की है, कि पहले हम समझें कि वाटर सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो आइडिया अब मेरे दिमाग में ना हो, मुझे वाटर सोर्सेज पता है, लेकिन आपको बता दिए जाए, आप मुझसे बेहतर उसके ऊपर सोच सकें, कोई बेहतर आइडिया ले आए, ठीक है ना। तो इसलिए हर इंसान को पता होना चाहिए कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और फिर इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, कि इससे बीमारियां कौन कौन सी लाक होती हैं। तो अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जो पहला लेक्चर है वो सुनने के बाद, और इसको सुनने के बाद ये इतना जो है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वाटर क्या है और इसकी अहमियत क्या है जी। आप देखते हैं जी, आपसे एसएलओ में मैंने बताया था कि आपसे वो पूछ सकते हैं सवाल के अक्रंस के बारे में, वाटर की अक्रंस। कहता है द ओशंस कंटेन्स अबाउट 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर, के 97%, 97% पानी जो है समुद्रों में पाया जाता है। पानी का जो हिस्सा है, ओवरऑल पानी नहीं, पानी टोटल पानी जो है जमीन में मौजूद है इस वक्त,
इस कुर्रा अर्ज पे, इस जमीन पर जितना भी पानी टोटल मौजूद है, वो पानी कहाँ कहाँ पर है? ग्राउंड में भी है, नीचे जमीन में भी है, हवा में भी मौजूद है पानी। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। लेकिन टोटल पानी का 97% कहाँ पर है? समुद्रों में, ओशन में। द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। इसके अलावा जो पानी है, द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़, ठीक है ना। अगर हम चले जाएं इधर नारायण की तरफ, नारायण कगान की तरफ, या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, या उसके अलावा हमारा जो बॉर्डर है सियाचिन, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद आइस कैप्स, उसके बाद ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर मौजूद है, एंड इनलैंड वाटर। अब आपको पानी की मौजूदगी का पता लग गया होगा, तो अब इतने से आप जवाब लिख सकते हैं ना, ये शार्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पानी की मौजूदगी कहाँ कहाँ पर है। वाटर की अक्रंस का लिख सकते हैं ना, कि 97% ओशन में है। उसके अलावा जी कहाँ कहाँ पर है जी? ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, ग्राउंड वाटर है, एंड इनलेट वाटर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए अब। इट आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये जी पहले भी मैंने आपको बताया था कि पानी कुछ जो है आपकी हवा में भी मौजूद है, और वो किस शक्ल में पाया जा रहा है? वेपर्स की शक्ल में। तो वेपर एक अलग टॉपिक है, ये 9th क्लास की फिजिक्स में अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है, और इवेपोरेशन का अमल भी पढ़ाया गया वहां पर। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पसेज। जी नेक्स्ट वो लिखता है जी, जो आपके समुद्रों का पानी है, वो ना तो पीने के काबिल है, और ना ही ज़राअत के काबिल है, काश्तकारी भी नहीं की जा सकती उस पानी से, क्योंकि नमकियात बहुत ज्यादा होती हैं। ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ डिजोल्व वाटर, क्योंकि उसमें बहुत सारे नमकियात मिक्सअप हुए होते हैं। ओनली 0.2% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज पोर्टेबल। जमीन पर जो पानी पाया जा रहा है सारे के सारा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.2% पानी जो है वो आपका पोर्टेबल है, यानी कि पीने के काबिल है। पोर्टेबल, पीने के काबिल। ये 10th क्लास के तालिब इल्म साथ साथ मीनिंग लिखते जाए, बाद में इनको फिर पढ़ने भी नहीं आता और मीनिंग भी नहीं आते। फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब आगे उन्होंने लिख भी दिया, आई फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, पीने के लिए लिहाज से। जी अब ये डायग्राम बनी हुई है, ये पाई चार्ट बना हुआ है, कि इसमें वाटर की अक्रंस के बारे में बताया गया है। तालिब इल्मों को ये ग्राफ भी पता होना चाहिए जी। ग्लेशियर्स, आइस कैप्स का वो बकायदा एक त्रिकोणी सी डायग्राम में जो गोल दायरा लगा हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें बकायदा मेंशन है, कलर डिफरेंट दिए हुए हैं। 97% का जो है वो ब्लू कलर में है, और ग्लेशियर्स का येलो कलर में है, और ग्राउंड वाटर का ग्रीन कलर में है जी। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, ये आप इसको भी याद कर लेंगे, तो अगर आपको खुद से राइटिंग आती है, सेल्फ राइटिंग आती है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ खुद लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। 15.1 टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की खसूसियात क्या क्या है जी। ये देखते हैं, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स। ये कल भी डिस्कस किया था कि दो एलिमेंट है, कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, के एटम का जो हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम से मिला हुआ है, टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। पुअर वाटर इज क्लियर, जो खालिश पानी है वो बिल्कुल साफ होता है, कलरलेस, उसका कोई रंग नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई जायका नहीं होता, एंड टेस्टलेस, और उसका कोई जायका। ऑर्डरलेस का इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं, वर्ड है ऑर्डर, ODUOR, ODOUR। इसका जो मीनिंग है इसका देख लेते हैं एक दफा। ODOU, बू के बगैर, ऑर्डर बू को कहा जाता है, ODOUR, ये लिख लें इसके ऊपर। एंड टेस्टलेस, जायके के बगैर, लिक्विड विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और साथ इसकी खसूसियात कौन कौन सी? पहले ये तीन खसूसियात तो क्लियर होनी चाहिए।
कि एक तो बिल्कुल शफाफ होता है, दूसरा इसका इसकी बू नहीं होती, और तीसरा क्या है, इसका कोई जायका नहीं होता, जो खालिस पानी होता है। उसके बाद ये है जी कि इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस क्या होता है जी? क्लास 10th के तालिब इल्म बताएं, लिटमस क्या होता है? एसिडिटी है, ठीक है ना। अब जो आपका लिटमस पेपर है उस पर अगर ये न्यूट्रल दे रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि ये उसका कलर चेंज नहीं करेगा जी। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कि इसका जमने का जो पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ की शक्ल में आ जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये उबलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100। उसके बाद इसकी डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तब इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर आयनिक एज वेल एज मॉलिकुलर कंपाउंड्स। ये कल भी डिस्कस किया था हमने कि ये क्या है जी, एक्सीलेंट सोलवेंट है, कि इसमें सोल्यूट हल हो जाता है। और कौन सा होगा, कल भी मैंने बताया था, कल मैंने और डायरेक्शन में बताया था, और रिस्पेक्ट में पोलर और नॉन पोलर की। तो इसमें कौन से होंगे जो ऐसे केमिकल, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आयनिक बांड, कोवलेंट बांड, वो पढ़े हुए ना। तो जो आयनिक बांड के जरिए जो मॉलिक्यूल बने होंगे वो क्या होंगे, पानी में जल्दी से हल हो जाएंगे। इट हैज अनयूजुअली हाई हीट कैपेसिटी अबाउट 4.2 जोल पर ग्राम पर केल्विन, which is about 6 times greater than that of rocks। हीट कैपेसिटी, हीट को जज़ब करने की सलाहियत, पानी की हीट को जज़ब करने की सलाहियत, वो कह रहा है कि पहाड़ जो पत्थर है उससे भी 6 गुना ज्यादा है, उससे भी 6 गुना ज्यादा है। इसका कंसेप्ट आगे अगर आता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि होता क्या है कि पानी के जब आप बॉयल करते हैं पानी को तो इवेपोरेशन होती है। जब पानी का एक मालिक्यूल निकलता है तो पीछे जितना भी पानी बचता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। सेम इसी तरह यही फिनोमेना कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है। गर्मियों में जिस इंसान को पसीना नहीं आता उसकी डेथ हो जाती है, हम कह देते हैं लू लग गई है, ठीक है ना। पसीना जब आता है तो क्या होता है, ओवरऑल बाहर अब इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 से अगर 39 पर गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ होता है। और अगर आपको पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी उधर ही चला जाता है और डेथ हो जाती है। लेकिन जब पसीना आता है, पानी बाहर निकलता है, वो इवेपोरेशन की शेप में ही निकलता है जिस्म से बाहर, बाद में वो फिर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। वो पोर छोटे हैं। अब जब पानी जिस्म से बाहर निकलता है तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दिया हुआ है, स्वेटिंग का। आप ये समझ गए होंगे कि रोग जो हैं जब उनको हीट दी जाती है तो वो फूट जाते हैं। लेकिन पानी का क्या है कि जैसे ही एक मालिक्यूल निकला, पीछे जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सारे पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट कैपेसिटी ज्यादा है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है इट हैज हाई सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब आपको पहले भी समझाया हुआ है, फिजिक्स आपने 9th क्लास में टेंशन के 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, न्यूटन के चैप्टर में, जहां पर न्यूटन के लॉज हैं। डोरी की टेंशन इंग्लिश में भी, उर्दू में कहा जाता है, ठीक है ना, उसको अब इंग्लिश में मेरे जहन में नहीं आ रहा, टेंशन इन द स्प्रिंग आई थिंक। अच्छा खैर, हाँ। अब क्या होता है कि वो तो आपको सामने नजर आ रहा है जी कि रस्सी है उसमें खिंचाव आ रहा है, लेकिन पानी की टेंशन को समझना थोड़ा सा, कि ये जो मालिक्यूल होते हैं, आपने इतना कंसेप्ट तो क्लियर है कि जी एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल, ये एटम, सॉरी, ये एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक वाटर का मालिक्यूल। एक वाटर मालिक्यूल ये पड़ा है जी, एक वाटर मालिक्यूल ये पड़ा है, क्लियर है। अब इन दोनों के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा है, बॉन्ड वाले चैप्टर में।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है वो किसके जरिए जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ठीक है ना। अब वो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव वाला। ये बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है 9th क्लास में मैंने। जी समझाया हुआ है कि नहीं? ठीक है। अब बेटा जब वो दोनों चीजों को, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें खिंचाव है। ठीक है ना, उनमें कोई ना कोई तो अट्रैक्शन है ना। अब अट्रैक्शन है तो क्या होता है, आप जरा जेन में इमेजिन करें, खाका बनाएं कि एक मच्छर जो है जब वो पानी के ऊपर आके बैठता है वो डूबता नहीं है, ऐसे ही है। या एक मक्खी वगैरह आके बैठती है, वो डूबती नहीं है। लेकिन जब वो गीली हो जाती है फिर डूब जाती है। अब वो जब तक वो क्या है कि जब गीली होती है उसका वजन ज्यादा हो जाता है, और वो वजन उस टेंशन से ज्यादा हो जाता है, उसके अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो जब उसके फोर्स से ज्यादा वजन हो जाएगा तो वो डूब जाएगी, नहीं तो वो पानी की जो ऊपर वाली सतह होती है, उसके मॉलिक्यूल्स ने जो आपस में एक दूसरे को खींचा होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, वो नीचे नहीं गिरती, कोई भी चीज है जो हल्की है। और इस चीज को, इस कंसेप्ट को क्या कहा जाएगा? वाटर टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। इसमें आपको कंसेप्ट को कंफ्यूजन। जी उसके बाद आ जाता है द यूनिक, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन। जी कैपिलरी एक्शन क्या होता है? ये बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है। ये पहले भी मैंने समझाया हुआ है, ये इसलिए मैं सारे बच्चों को इकट्ठे लेक्चर दे रहा हूँ ताकि उनकी चीजों की रिकॉल होती रहे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैंने समझाया था कि जब जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाता है, देखिए जी कोई भी चीज है ग्रेविटी की वजह से नीचे को गिरती है, तो जड़ों से पानी ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है? वो कैसे जा रहा है जी? सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पानी के मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को खींचा हुआ, जकड़ा हुआ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती, हीट ज्यादा होती है, तो पत्ते के स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता है। जब पानी बाहर निकलता है तो वो पिछले पानी को भी खींचता है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो पिछले जितने भी मॉलिक्यूल हैं अपने से पिछले मॉलिक्यूल को आगे की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से पानी ग्रेविटी के उल्ट सीमत में जा रहा होता है, और इस अमल को क्या कहेंगे? कैपिलरी एक्शन। क्लियर है? ये अब रिमाइंड हो गया होगा सारा कि जो सर ने पढ़ाया था। ठीक है ना। जी अब आगे चलते हैं, वाटर एज सोलवेंट। पानी सोलवेंट के तौर पर। जी सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्लियर करता जाऊं, आपको पता है कि ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही है। तो 9th क्लास का चैप्टर है सॉल्यूशन का, महलूल का। उसमें आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं? दो चीजें हैं महलूल में, सॉल्वेंट और सोल्यूट। जो चीज ज्यादा तादाद में होगी उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। जो कम तादाद में होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वो सोल्यूट। और इसकी एग्जांपल आपको कौन कौन सी दी हुई है? जैसे आप रमजान में ये शरबत वगैरह बनाते हैं जामे शीरी का या टैंग वगैरह का, तो जो टैंग जो वो पाउडर वगैरह या जामे शीरी जो आप लिक्विड ही डालते हैं, वो कम मकदार में होता है, पानी ज्यादा मकदार में। तो पानी एज ए सोलवेंट काम कर रहा है। अब हमने पानी को देखना है कि एज ए सोलवेंट कैसे काम कर रहा है। कहता है वाटर इज द यूनिवर्सल सोलवेंट। ये कल भी मैंने उसको बताया था कि वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट है। ये मैक्सिमम मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है, बिकॉज इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स हैं उनको अपने अंदर हल कर लेता है। इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व सब्सटेंस इज बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब पानी ही क्यों, अब अगला सवाल आपसे पूछ सकती है ना, क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकती हैं कि पानी ही क्यों अपने क्या नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो क्यों अपने अंदर इतनी ज्यादा चीजों को ऑब्जॉर्व कर सकता है, उसमें क्या काबिलियत है? अब उसकी वो दो रीजनें दी हुई हैं। पहली कहता है जी पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है। और दूसरी चीज क्या है जी? एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ये दोनों सेम ही है, पैरेलल ही है। पोलैरिटी आपको मैंने समझाई थी जी। पोलैरिटी क्या है जी? पोल बन जाना। और आपके आयनिक बाण में, आपके
आयनिक बांड में क्या होता है, पोल बनते हैं। पोल क्यों बनती हैं, मैंने आपको सादा सा देसी तरीके से झटके स्टाइल में समझाया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो एटम पावर में होता है, वो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जो शेयर का इलेक्ट्रॉन है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका झुकाव अपनी तरफ ज्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक साइड पर जो कमजोर है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जुजवी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो अपनी तरफ खींचता है उसमें कौन सा आ जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, पोलैरिटी। और दूसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब पोलैरिटी पैदा होती है तो आपका क्या होता है कि देखें जी, एटम जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जो है वो कमजोर है, ऑक्सीजन जो है पावर में है। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव। अब इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का, उसके भी ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो पहले वाले का है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। और ये पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 9th क्लास का आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, पूरे का पूरा इतने में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी, उसके बाद पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये अभी आपको मैंने समझा दिया पोलर नेचर कौन कैसे होती है वाटर की। अब ये रीडिंग कर देते हैं, कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर आई, आई ई वन एंड, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं इसको, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव व्हाइल द अदर एंड इज पार्शली नेगेटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी, इसको इस टर्मिनोलॉजी को के भी जब वो जिसकी लाठी हो उसकी भैंस वाला जब हम अप्लाई करते हैं, तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, इस मेथडोलॉजी को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, जब एक एटम दूसरे एटम से उसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज की है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ था, फ्लोरीन की है। और ये 9th क्लास के बच्चों को एमसीक्यू आ सकता है। फ्लोरीन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इवन के प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपसे जब वो पूछेंगे तो आपका एक बकायदा इसका आपकी हेडिंग बनेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे पानी में हल होते हैं। बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड of the water and negative end of the substance is attracted by the positive end of the water। ये सारा कंसेप्ट मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस among the ions are overcome by the ion dipole forces of attraction between ion and water molecule। जी, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जब आपकी सिंपल बॉन्डिंग है आयन की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के, वो कहता है जी इसकी जो अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय द आयन डाइपोल फोर्सेस। जो डाइपोल आपके पोल जो बने हैं उनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और भी किस्में हैं, लेकिन इसका ओवरऑल ये कह लेंगे जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है वो आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। उसके अंदर ही आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी होंगी, तो वो आपकी ओवरकम हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हल हो जाता है। In this way, positive and negative ions of the compounds are pulled apart as shown in figure। आप ये फिगर को देखते हुए देखते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने अभी समझाई हैं कि आपका ये देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा है उसके ऊपर भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे अगर गौर से देखें तो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव है। डायग्राम को देखें गौर से, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली का सिंबल बना हुआ है साथ पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पार्शली के सिंबल के साथ नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, और दरमियान में जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब यहां पर उन्होंने कहा है कि अदर पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो मिक्स होंगे वो भी पोलर होंगे, उनपे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा ना।
तो अब क्या होगा, जो उनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ क्या होगा, जो दूसरे मालिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज होगा वो वाटर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जो उनका पॉजिटिव चार्ज होगा वो वाटर के नेगेटिव को, और जो उनका नेगेटिव, जो दूसरा मालिक्यूल आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव होगा वो वाटर के पॉजिटिव को। और वाटर का पॉजिटिव कौन सा है? पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये डायग्राम से क्लियर हो गया अब जी। अब इसमें देखें, उन्होंने एग्जांपल में आपको दे दी है जो अदर मॉलिक्यूल्स है ना, वो ये याद करने हैं आपने। सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है जी। उसके अलावा इसमें जो डिटेल समझाने की जरूरत नहीं, सारा समझा दिया है। इसके अलावा वो कहता है जी कोवलेंट सब्सटेंस में आपके पास बेंजीन है। बेंजीन का चैप्टर अभी रिसेंटली जो है 10th क्लास वालों ने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स का, बेंजीन रिंग के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद ईथर है, ऑक्टेन है, ये सारी चीजें डिटेल से मैंने पढ़ा दी हुई है और बच्चों को इसकी क्रैमिंग भी करवा दी हुई है। जितने भी हैं, ये 10th है आई थिंक, ये लैटिन जो आपकी काउंटिंग है ये की हुई है ना आपने, लैटिन, इथीन, मिथीन, ये वाले हेक्सेन, ऑक्टेन, और यहाँ पर उन्होंने ऑक्टेन को मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये पिछले चैप्टर से कोरिलेट हो रहा है ना, आप समझ आ रही होगी आपको जी। उसके अलावा इसमें एक लफ्ज आ रहा है, जो लफ्ज मैं बता दूं, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग अलग करना, और सराउंडेड का मतलब होता है घेराव। और इसमें कोई इतना नहीं मुझे नजर आ रहा, बाकी चीजें वो अच्छा जी। अब उसके बाद आ जाता है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ये तकरीबन मैंने समझा दिया, इसकी रीडिंग में कोई मीनिंग होगा तो थोड़ा बहुत मैं करवा दूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने अच्छे तरीके से समझा दी पहले ही, आप इसी लेक्चर में ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लें और पीछे ले जाकर उसको दोबारा से सुन लें। कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आटम। पानी के मॉलिक्यूल जो है दो चीजों पर मुश्तमिल है जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। बिकॉज ऑफ टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड टू आयन पेयर्स, टू सॉरी लोन पेयर्स, वन H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर फोर वाटर मॉलिक्यूल्स। एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कितनों के साथ बना सकता है जी? चार अदर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे? जो एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, दूसरे एटम के ऑक्सीजन से मिलेगा। फिर जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी किसी और मालिक के ऑक्सीजन से मिलेगा। और फिर जो ऑक्सीजन है वो दूसरे एटम के हाइड्रोजन से मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी। इस तरीका से चार मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, विच आर अरेंज टेट्राहेड्रली। जी ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें कि आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शेप कैसी है। ये कैसी है जी? टेट्राहेड्रली अराउंड द H2O मॉलिक्यूल्स एज शोन इन फिगर। ये फिगर भी बनी हुई, इसमें देखना जरा क्लियरली। ये एक हाइड्रोजन एटम से चार सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल से चार वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच उन्होंने शो करवाए हुए हैं डायग्राम में। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर enables it to dissolve many polar non-ionic compounds। जी इसकी वजह से वो कहता क्या होता है कि जो नॉन पोलर है, पोलर तो हो ही रहे हैं, पोलर तो सारे होंगे, लेकिन कुछ नॉन पोलर जो हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं है, वो वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो भी पानी में इस वजह से हल हो जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल दे रहा है, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज, शुगर्स, बाय फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देम। उनके साथ क्या है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, हालांकि ये नॉन पोलर है जी। नेक्स्ट चलती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये कल भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ था सॉफ्ट और हार्ड वाटर का जी। ये कल कंसेप्ट थोड़ा सा बताया था कि गदला पानी की भी आगे। अच्छा सॉफ्ट वाटर का भी इसकी रीडिंग करते हैं, अगर कोई चीज समझाने वाली मैं समझा दूंगा। कहते हैं सॉफ्ट वाटर इज दैट वाटर विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। जी सॉफ्ट वाटर जो है उसकी उन्होंने इधर निशानी बताई है। क्या निशानी बताई है जी?
कि जो आपका साबुन है उसके साथ उसकी झाग बनाएगा, उसकी झाग बनाएगा। ये लेदर का लिख ले मीनिंग जी, झाग। सॉफ्ट वाटर इज दैट वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसकी साबुन के साथ झाग बन जाए, वो आपका सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता वो कौन सा है? हार्ड वाटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी, काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। जो हार्ड वाटर है उसमें हार्डनेस कैसे है? अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट खाका जहन में बनाएं। आपको एसिड रेन पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है, 10th क्लास को इन्वायरमेंट में एसिड रेन के बारे में बताया है जी। उसको देखते हैं जी। कहता है जी, द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर उसके साथ मिला और क्या बना दिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। द वाटर मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा जी, व्हेन पासिंग थ्रू द बेड्स ऑफ द सोइल converts insoluble carbonates of calcium and magnesium into soluble bicarbonates. It may also dissolve chlorides and sulfates of calcium and magnesium जी। अब बेड कहा जाता है बेटा, ये जो आप जो बनाते हैं ना जी, काश्तकारी करते हुए, काश्तकारी करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो उसके बाद सोइंग के लिए उस चीज को जो आप जमीन तैयार कर ली है सोइंग के लिए, उसको बेड कहा जाता है। अब वो पानी जब वहां पर पहुंचा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है वाटर के साथ, ठीक है ना। और नीचे आपने क्या किया हुआ जी, जब आप जमीन तैयार करते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या जमीन में वैसे मौजूद होती हैं, खाद्य वगैरह जो आप खाद्य वगैरह डालती हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, पानी उनके साथ भी मिक्स होता है और उसके साथ मिक्स होकर वो नीचे सीपेज कर जाता है, और नीचे जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको हार्ड कर देता है। और दूसरा जो है, जब वो आता है जी, कैल्शियम जो आपका है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? नहीं, H2CO4 होता है, एक H2SO4 होता है, H2CO3 होगा और H2SO4 होगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स अप हुई तो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में आया, आपके जो वाटर का सिस्टम है पूरा, ग्लेशियर से वो पिघलता हुआ पानी, दरियाओं दरियाओं से, वो वाटर का जो आपके पास एसिड रेन है, वो वाला पानी जो है एसिड मिक्स अप वाला, जब वो आपकी नहरों वगैरह में आएगा तो क्या होगा? वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, गदला हो गया, वो हार्ड हो गया, वो झाग नहीं बनने देगा। Thus, rainwater dissolves many salts of divalent cations like magnesium ion, calcium ion, and anions like chlorine, sulfate, bicarbonate, and carbonate. For example, gypsum, calcium sulfate dot 2H2O, and limestone, कैल्शियम कार्बोनेट। दीज साल्ट्स मेक द वाटर हार्ड। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, इनको हाईलाइट कर लें। एमसीक्यूज में सवाल पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन? तो तालब इल्म कह देते हैं जी ये तो बुक में था ही नहीं, ये चीज बुक में हमने पढ़ी नहीं, हमने तो लाइमस्टोन कहीं देखा ही नहीं है, उसका फार्मूला कहाँ से आता होगा? तो ये देख लें जी, लाइमस्टोन और जिप्सम का दोनों का फार्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के रैली में। लाइमस्टोन और जिप्सम, ये दोनों आप सामने आपके कैल्शियम सल्फेट डार्ट 2H2O, और लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। These salt make the water hard. जिप्सम इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। जिप्सम जो है पानी में हल हो जाती है, वाइल लाइमस्टोन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन जो आपका लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो पानी में हल नहीं होता है। However, in the presence of carbon dioxide, small quantity of limestone is soluble in water according to the above chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट भी पानी में हल हो जाती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जी। अब पढ़ते हैं जी इसकी टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर।
कहते हैं हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, हार्डनेस की दो इकसाम है। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जी ये ऊपर जो दिए हुए हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो किस किस से होगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम का तो आपकी होगी टेम्परेरी, मतलब कि आरजी, इसको आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, यानी कि अगर एसिड हो गया, एसिडिटी आ गई, तो फिर उसको आपका हल करना मुश्किल है, उसको इरेडिकेट करना उसमें जो प्रॉब्लम है। जी नेक्स्ट चलते हैं, मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। अब ये आपकी मेथडोलॉजी आ गई है कि हार्ड वाटर को कैसे आप उसकी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। अब वो देखें जी, उसकी किस्में दो थी तो उसके हिसाब से इसकी मेथडोलॉजी होगी। द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। इस अमल को क्या कहा जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग। ये सवाल लिख लें, व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग क्या होती है। तो आपने सिंपल सा लिखना है, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम आयन आर एंड कैल्शियम आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग, क्लार्क्स मेथड, दो मेथड है। अब बॉइलिंग क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। आप लोग ये देसी सा स्टाइल है जी, घरों में भी क्या करते हैं जी, पानी को बॉईल कर लिया जाता है, जो नमकियात वगैरह है वो नीचे बैठ जाती हैं, ऐसे ही है ना। ये तो खासकर जो हमारे इधर विलेज में ही कोई मरीज होता है ना बीमार, तो वो डॉक्टर साहब कह देते हैं जी पानी बॉईल करके दें। तो आप बॉईल करके पानी को देखेंगे, उसके जो आपका वो जिस बर्तन में आप उसको बॉईल कर रहे हैं उसके पैंदे में नमकियात मौजूद होते हैं। अच्छा, इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर, ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट डीकंपोजेस टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होगा, पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट था लेकिन वो डीकंपोज हो गया, टूट फूट का शिकार हुआ, और उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले बाइकार्बोनेट था जो पानी में हल हो जाता है, लेकिन अब क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में हल नहीं होता, विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन, जो नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। जी नेक्स्ट है क्लॉक्स मेथड। A chemical method to remove temporary hardness is by addition of slacked lime। जी ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, स्लैक्ड लाइम का भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या करते हैं, पानी में ऐड कर देते हैं। और तो ये करता क्या है, a calculated amount of limestone water is added to temporary hard water। हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल देते हैं, कुछ क्वांटिटी को, थोड़ी सी को। क्या होता है उससे, 10 वंस अगेन मैग्नीशियम है कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट आउट वाटर बिकम सॉफ्ट। अब ये क्या करता है, अपने साथ उसको मिक्स अप कर लेता है, किसको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के मालिक्यूल को और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जो आपके नमकियात हैं उनको अपने अंदर मिक्सअप कर लेता है और पानी को अलहदा कर देता है, और वो पानी में हल नहीं होता और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब आ जाता है जी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है वो किस किस वजह से होती थी, एसिड की वजह से होगी। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, यानी कि बॉइलिंग से नहीं होगी। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड एज इंसोल्यूबल साल्ट बाय एडिंग वाशिंग सोडा। जी इसमें आप देख लें कि वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है। ये देख लें कितने जनरल नेम्स आ गए हैं केमिकल्स के। और आप तालिब इल्मों को मैंने साल के शुरू में, खासकर 9th क्लास को, सारा पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताया था, लेकिन अभी तक उनको उसके नाम नहीं आते। वो मैंने रीडिंग टेस्ट लिए हैं जी, रीडिंग टेस्ट लिए हैं, तो वो एच कह रहे हैं, एन ए कह रहे हैं। साल के शुरू में मैंने उनको बताया है जी कि एन ए नहीं, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, लेकिन वो अभी भी वही पढ़ रहे हैं। इनके 2 साल हो गए 10th वालों को, उनको भी पढ़ाया गया ये चीज।
लेकिन अब रीडिंग टेस्ट में तो उनको पढ़ने नहीं आ रहे। तो अब ये देख लें कि आपके मॉलिक्यूल्स के भी जनरल नेम है। अच्छा जी, इसको सोडियम कार्बोनेट को आप ये देख लें, दो जनरल नेम आ गए हैं, एक वाशिंग सोडा है और दूसरा सोडियम जियोलाइट। दूसरा क्या कहते हैं इसको? सोडियम जियोलाइट। आपसे आप व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम जियोलाइट पूछ सकते हैं। अब आपने कहना जी, ये बुक में सिर्फ एक जगह लिखा हुआ, पूरी बुक में। ये बुक आई थिंक है, कितने पेजेस की है? 181 पेजेस की है, और एक जगह पर लिखा हुआ सोडियम जियोलाइट। अब पेपर में आ गया तो बच्चों ने कंफ्यूज होना है जी कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं जी, कहता है जी दो ए और बी, दो मेथड दिए हुए हैं, ये पहले देख लें। एक क्या है जी, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा द एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज द इंसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है और इनसोल्यूबल में चेंज कर देता है। जब इनसोल्यूबल हो गया यानी कि पानी में हल नहीं होगा, जब वो पानी केमिकल जो पानी में मौजूद है उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके सोडियम जियोलाइट ने उसको चेंज कर दिया है, ऐसे केमिकल बना दिए हैं कि वो पानी में मिक्स ही नहीं होंगे, तो आपका पानी साफ हो जाएगा। वो मिक्स ही नहीं होंगे, वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। फिर सोडियम जियोलाइट का दूसरा आ जाता है, अच्छा ये सोडियम जियोलाइट, सॉरी ये जनरल नेम नहीं है, आर लिखा हुआ है, ORR। सोडियम जियोलाइट का फार्मूला हम देख लेते हैं, अभी नेट से ही देख लेते हैं जल्दी से। जी, इसका फार्मूला अगर तालिब इल्म लिखना चाह रहा है वो लिख ले। सोडियम यानी कि Na, और उसके बाद एल्यूमिनियम है Al, NaAl, उसके बाद सिलिकॉन Si2, लोअर केस में लिखना है 2, और O6, ये भी लोअर केस में, और डॉट H2O, सोडियम जियोलाइट का। जी, वाशिंग सोडे से हमने देख लिया, अब सोडियम जियोलाइट भी वही करेगा। कहता है सोडियम जियोलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग रीजन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये फार्मूला लिखा भी हुआ है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिसको मसनूई तौर पर भी तैयार किया जा सकता है। किसको? सोडियम जियोलाइट को। इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसको हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं? घरेलू इस्तेमाल भी करते हैं इसका, पानी को सॉफ्ट करने के लिए, और इंडस्ट्री के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये सोडियम जियोलाइट प्लस कैल्शियम सल्फेट है, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम जियोलाइट और सोडियम सल्फेट। When water is passed through region, sodium ions of the region are exchanged with the unwanted calcium and magnesium ions of the hard water as shown in figure। ये फिगर में दिखा दिया गया कि कैसे वो एक्सचेंज होंगे। ये कि बाद में डायग्राम मैं डिटेल में बता दूंगा कि क्योंकि अभी रिवीजन क्लास चल रही है तो जल्दी से वाइंड अप करें। कहते हैं व्हेन रीजन इज फुल्ली यूज्ड अप इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब क्या होता है, रीजन यूज अप हो जाता है तो ये क्या करता है? रीजनरेट करता है बाय फ्लशिंग इट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। The reverse process take place because of high concentration of sodium ion। अब ये रिवर्स रिएक्शन वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, आपका जो रीजन है वो दोबारा से बन जाता है। जब इस्तेमाल हो जाता है तो रिवर्स हो जाता है, दोबारा से रीजन बनता है। और वो किस वजह से बनता है? आपकी रीजन की वजह से बनता है जी, सोडियम आयंस की रीजन की वजह से बनता है। वो कहता है जी बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। ये अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है, कहते हैं हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पसेस। हार्ड वाटर क्या है जी? कंज्यूम किया जाता है, सॉरी कंज्यूम किया नहीं जाता, हार्ड वाटर जो आपका, उसकी वजह से साबन का ज़िया बहुत ज्यादा होता है। ये पानी का, सॉरी साबन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है कपड़े वगैरह धोने के लिए या कोई और चीज धोने के लिए, तो साबन का आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि झाग ही नहीं बनेगी या कम बनेगी। फिर कहता है ड्रिंकिंग हार्ड वाटर काजेज स्टोमक डिसऑर्डर।
हार्ड वाटर पीने से क्या होता है, मैदे का मसला हो जाता है। फिर हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर यूज इन स्टीम इंजन। हार्ड वाटर जब आप स्टीम इंजन में इस्तेमाल करेंगे, बॉयलर वगैरह में, फैक्ट्रियों में, तो टरबाइन वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या होता है जी, कहता है जी उसमें इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, वो डिपोजिट होते हैं इनसाइड। आप देखेंगे जिस चीज बर्तन में आप पानी वगैरह बॉयल करते हैं ना, वो अंदर से सफेद कलर का हो जाता है नमक प्याज की वजह से, वो उसके साथ डिपोजिट हो जाती हैं। इसी तरह जो बॉयलर वगैरह जो आपके टरबाइन वगैरह उसमें भी वो सफेद कलर आ जाता है, और वो आस्ता आस्ता उसको खराब करना शुरू कर देता है। पंजाबी जिसे कहते हैं जंग लग गया या खा लिया हूँ, इस तरह वो उसको खराब कर देता है। दे आर कॉल्ड स्केल्स, उसको क्या कहा जाता है, स्केल्स। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैंस मोर फ्यूल इज यूज्ड। अब उससे अगला नुकसान क्या होगा, वो कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है हीट के, हीट कम अब्जॉर्व करते हैं या गुजरने नहीं देते अपने अंदर से, तो जिसकी वजह से आपका पेट्रोल वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होगा या ईंधन वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होगी। Insoluble calcium and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of the engine but also cause the boiler to burst। और इसके अलावा आप अक्सर सुनते होंगे जी कि फलां वो इंडस्ट्री थी, उसमें बॉयलर फट गया, इतने लोगों का जानी नुकसान हुआ, इतने लोगों का उसकी वजह देख लें कि पीछे क्या है, जो आपका वो बन जाती हैं स्केल्स। और वो स्केल्स क्यों बनते हैं, हार्ड वाटर की वजह से, उसमें जो नमकियात मौजूद होती हैं, तो उससे बॉयलर के फटने का भी खतरा होता है। जी, ये नेक्स्ट रह गया टॉपिक, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कर देंगे कवर, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम जो यूट्यूब देखने वाले हजरात हैं उनसे दुआओं की अपील है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप आमीन नासिर रखे रहे। अल्लाह हाफिज़।